नमस्कार, बहुत स्वागत है मनी गुरु में आपका। और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, मकर संक्रांति के साथ ही नए निवेश की भी आज से आप शुरुआत कर सकते हैं। आज के शो में हम आपको बताएंगे माला माल होने के टिप्स, किस तरह से आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और कैसे अपने लक्ष्यों को आप तय कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से फंड साबित हो सकते हैं आपके लिए फायदे का सौदा, ये तमाम बात आज के शो में हम करने वाले हैं। और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं शो में बजाज कैपिटल के ग्रुप हेड मार्केटिंग विश्वजीत पाराशर। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू शालिनी। और विश्वजीत दी, देखिए कल लोहड़ी का त्योहार था। किसानों की अगर मैं बात करूं तो किसान लोहड़ी को एक तरह से अपने फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के रूप में देखते हैं। और मकर संक्रांति की अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होता है और कहते हैं इसके बाद से लोगों की सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो रोशनी सूर्य की होती है वो काफी हमारे लिए लाभकारी होती है। तो इन दोनों ही चीजों को अगर मैं कनेक्ट करूं, सिर्फ किसानों का ही फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत क्यों, हम भी क्यों नहीं अपने निवेश की शुरुआत करें, और सिर्फ सेहत ही क्यों हमारी अच्छी हो, क्यों ना हमारा जो पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा हो। तो अगर नए निवेशक आज से ही शुरुआत करना चाहें निवेश की तो किस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल शालिनी, आपने बताया तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और बिल्कुल आपने ठीक बोला कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ किसानों के लिए ये फेस्टिवल हम सारे इंडिया में मनाते हैं और इस त्यौहार को एक शुरुआत की तरीके देखा जाता है। तो हम किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत के लिए जैसे एक डेट चाहिए होती है, तो आप सोचते हैं कि चलो कल से और या इस एक इवेंट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बड़ा अच्छा दिन है, कल का दिन भी बहुत शुभ है, तो आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग की जहाँ तक बात है तो ये एक कहीं ना कहीं से हम एक नेचर है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो जैसे अगर ये इवेंट है मकर संक्रांति और हम हर चीज़ को अच्छे दिन शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा दिन होगा शुरुआत करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट, अपना निवेश। और शुरुआत करने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं। आपको अपना एक गोल आइडेंटिफाई करना है, जितने भी आपके लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स हैं, चाहे वो आपकी रिटायरमेंट है या बच्चों की पढ़ाई है या आप कोई घर खरीदना चाहते हैं। अगर आप कोई गोल आपने डिफाइन किया हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं क्वांटिफाई कीजिए, लिख लीजिए कि मेरे को इतनी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी 1 साल बाद, 5 साल बाद या 20 साल बाद। तो जैसे ही आप ये गोल आपके दिमाग में क्लियर होता है तो फिर आपको सोचना होता है कि मैं कहाँ पे ऐसे कैसे उस निवेश करूं कि मैं अपने गोल्स की तरफ अचीव कर पाऊं। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करना चाहते हैं तो बहुत से आसान तरीके हैं। ऑनलाइन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका पैन नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ, और उसके बाद आपको KYC रजिस्टर करना पड़ता है आपको, क्योंकि रेगुलेटर चाहता है कि हर निवेशक को वो जाने, नो योर कस्टमर। KYC का मतलब ये होता है। तो आप ऑनलाइन चाहें तो आप अपना पैन कार्ड, ये सब जितने भी डिटेल्स हैं इसको आप कर सकते हैं। किसी भी साइट पे जाके, कैम्प्स या किसी भी म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, KYC कंप्लाइंट कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सी आसान से तरीके हैं। आप अपना चेकबुक अपने पास रखें और बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करेंगे तो आपका अकाउंट से आपका पैसा निवेश होना शुरू हो जाएगा। तो एक अच्छी शुरुआत बहुत ज़रूरी है। गोल्स आइडेंटिफाई कीजिए, शुरुआत कीजिए, बाकी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ आना चाहिए। निवेश स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी सी स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप इस शो के शो से भी सीख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो धीरे धीरे जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप अपना निवेश करते रहेंगे और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और देखिए, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि शुभ निवेश और शुभ शुरुआत। तो अगर अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की है, पोर्टफोलियो नहीं बनाया, सिर्फ आप सोच ही रहे हैं, तो देखिए अब इससे ज्यादा देरी मत कीजिए। अब भी अगर आप निवेश की शुरुआत कर देते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जितना पहले से निवेश शुरू होता है, भले ही वो कम हो, लेकिन शुरुआत से किया गया निवेश अंत में आपको जरूर फायदा पहुंचाता है। और विश्वजीत जी, एक बात बताएं, जब हम निवेश के बारे में सोचते हैं कि अब हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, आप युवा भी हो सकते हैं या हो सकता है मिडिल एज भी आप हो सकते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो होती है फंड के सिलेक्शन की। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि दरअसल उनके लिए कौन सा फंड अच्छा है, पिछले समय में जिसने अच्छा रिटर्न दिया है उस फंड को हम अपनाएं, या हमारी कोई खास नीड है उसे देखते हुए हम फंड सेलेक्ट करें, या कई बार हमारे पास कोई एजेंट आ जाता है, कोई फ्रेंड आ जाता है, वो बता देता है। तो ये जरा बताएं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन्वेस्टमेंट की है फंड का सिलेक्शन, वो कैसे होगा? बिल्कुल शालिनी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि 1400-1500 स्कीम्स हैं, हर म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो कैसे चूज़ करें, ये एक अपने आप में एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स लगता है, और इसकी वजह से काफ़ी लोग
निवेश भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ 4-5 बेसिक्स अगर आप रखें ध्यान में, तो आप एक अच्छा फंड की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आप निवेश क्यों कर रहे हैं, अगर ये सवाल आपको क्लियर है तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप सपोज रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, तो लेट्स से अगर आपके पास 10 साल है, 15 साल है, तो आपको ये पता लग गया कि मेरे पास अभी 10-15 साल है, टेन्योर पता लग गया, टाइम पता लग गया कि इतने साल मैं अभी जोड़ सकता हूं और उस गोल पे अचीव कर सकता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। कि वैसे देखिए, किसी को ज़्यादा मालूम नहीं होता कि मेरा रिस्क, हर कोई चाहता है कि मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिले, लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट्स में कहा जाता है हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, तो हमें यह देखना है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कितना कैसा है। आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में स्कीम्स का चुनाव भी उसी तरीके से होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं तो हम सलाह देते हैं अपने निवेशकों को कि वो इक्विटी में निवेश करें, और अगर लॉन्ग टर्म में भी और इक्विटी में भी निवेश कर रहे हैं और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो शायद आप स्मॉल कैप और मिड कैप जैसी स्कीमों में निवेश करेंगे। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव निवेशक हैं तो आप लार्ज कैप जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का सिलेक्शन करेंगे। उसी तरीके से अगर आपके गोल शॉर्ट टर्म है तो आप डेट फंड्स में निवेश करेंगे या मनी मार्केट स्कीम्स में निवेश करेंगे। तो ये एक आपको सबसे पहले आपका अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए कि कितना टाइम है मुझे अपने गोल में अचीव करने के लिए, और मैं किस तरीके का निवेशक हूं, मैं रिस्क ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। तो उसी तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। नंबर 2, जब आप फंड सिलेक्ट करने जाते हैं तो इतनी सारी एएमसीज हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करें? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप चेक करें कि कौन सी एएमसीज फ्रंट रनिंग एएमसीज है, यानी कि कौन सी टॉप एएमसीज चल रही हैं जिनका एयूएम साइज बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत सारा फंड मैनेज कर रही हैं। तो इसका मतलब है बहुत सारे लोगों ने उन पे पहले से भरोसा बनाया हुआ है और उन्होंने कुछ अच्छे परफॉर्मेंस स्कीम्स दिए होंगे, रिटर्न्स दिए होंगे, ताकि इतने सारे क्लाइंट्स, कस्टमर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा एयूएम है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी एक अच्छी टीम होगी, अच्छे फंड मैनेजर रहे होंगे। तो फंड मैनेजर का भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का फंड मैनेजर है, उसने पास्ट में किस किस स्कीमों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो सबसे पहले आपने एएमसी देखा, कौन सी एएमसी बहुत अच्छी है, बहुत लार्ज साइज एएमसीज है, एयूएम बहुत अच्छा है और उनकी स्कीम कैसी है। तीसरा, लोग ज़्यादातर क्राइटेरिया देखते हैं कि स्टार रेटिंग्स क्या है। तो बहुत सारे कंपनीज हैं जो स्टार रेटिंग्स देती हैं डिफरेंट फंड्स को, तो ज़्यादातर वो अलग अलग होता है। तो वो आपको देखना है कि कौन से स्कीम्स ऐसी हैं, फंड्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर स्टार रेटिंग्स में टॉप पे है। ये एक सिर्फ इकलौता क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आपको ये भी देखना है कि वो स्कीम्स की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है या नहीं रही है। तो कई बार हम गलती कर बैठते हैं कि लास्ट 1 साल की रिटर्न बहुत अच्छी थी तो हमने वो स्कीम सिलेक्ट कर ली। ऐसा नहीं करना है। आपने देखना है कि 3 साल 5 साल के पीरियड में उस स्कीम ने, फंड ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, कैसे रिटर्न्स कंसिस्टेंटली रहे। तो अगर जरूरी नहीं है कि मार्केट का चढ़ाव है तो उस समय पे उस स्कीम ने अच्छे रिटर्न्स दिए। आपको ये भी देखना है जब मार्केट का चढ़ाव नहीं था तब उस स्कीम ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसे रिटर्न्स दिए। बेंचमार्क यानी आप उनके आसपास की पीयर स्कीम्स को भी देख सकते हैं, या नॉर्मली हर म्यूचुअल फंड स्कीम एक बेंचमार्क रखता है। बेंचमार्क ये होता है कि अगर बीएसई सेंसेक्स है या कुछ और उन्होंने रखा हुआ है, उसके विज़ावी कंपैरिजन में उन्होंने कैसे रिटर्न्स दी। तो ये 3-4 क्राइटेरिया जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि कौन सी स्कीम्स मुझे सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 किस तरीके की एएमसी है, लार्ज साइज एएमसी है नहीं है, फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, चौथा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। 5वां क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया, स्टार रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं, उसके वजह से भी आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। तो तमाम तरह के क्राइटेरिया। और देखिए, ये जो बारीकियां अभी आपको बताई है विश्वजीत जी ने, आप ये मत समझिए कि बहुत टेक्निकल ये कोई चीज है। बहुत पारदर्शिता है म्यूचुअल फंड की इस दुनिया में। तो यहाँ पर हर चीज अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फायदा देता है। विश्वजीत जी, देखिए ये बात तो हो गई कि फंड्स का हम सिलेक्शन कैसे करें। अब जरा ये भी बताइए
कितने फंड्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए? क्योंकि कई बार मैं ऐसे इन्वेस्टर से मिलती हूँ जिनके पोर्टफोलियो में 8, 10 या 12 फंड्स होते हैं। इसके अलावा उनका पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट होता है। कोई उन्हें अब आकर के ये बता देता है कि तुम टर्म इंश्योरेंस की जगह यूलिप क्यों नहीं खरीद लेते हो, तो वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का फर्क भी नहीं समझ पाते हैं, तो ये भी एक उनका इन्वेस्टमेंट ही हो जाता है। इसके अलावा भी सुकन्या समृद्धि हो गया, बैंक हो गया, आरडी हो गया, तमाम तरीके की चीजें वो जोड़ लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये कितना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो कितने फंड्स हो? बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि जो भी आपका गोल है हम उसके बेसिस पे एसेट एलोकेशन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग में कहा जाता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो एक ही स्कीम में निवेश ना करें। ऐसा नहीं कि सारा पैसा आप किसी एक कंपनी एफडी में लगा दें, या बैंक में रख दें, या पीपीएफ में रख दें, या म्यूचुअल फंड स्कीम में रख दें। तो कुछ को डाइवर्सिफाई करें। कुछ पैसा डेट में होना चाहिए, कुछ पैसा इक्विटी में होना चाहिए, और कुछ कैश भी आपके पास होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल प्लानिंग गोल्स हम उसको एक अच्छा एसेट एलोकेशन बनाते हैं। एसेट्स एलोकेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, ज़्यादातर 6 तरीके की एसेट क्लासेस होती हैं। इक्विटी में लोग निवेश करें, कुछ डेट में, कैश में है, रियल एस्टेट में है, कुछ लोग आर्ट पेंटिंग्स में भी निवेश करते हैं, तो बहुत सारी कमोडिटीज़ में भी निवेश करते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 2-3 एसेट क्लासेस में अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर ले तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाता है। दूसरा, जैसा आपने पूछा कि कितने फंड्स होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास, देखिए, कई बार बहुत सारा पैसा निवेश किया हुआ है तो नेचुरली थोड़ी स्कीम्स बढ़ जाती हैं, बट आपको उतनी स्कीम्स लेनी चाहिए जितनी आप आराम से मैनेज कर सकें। मेरे हिसाब से अगर आपका बहुत ज़्यादा लार्ज फंड नहीं है तो आप 5 से 6 स्कीम्स में आराम से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला, ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो वो भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिटर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आइडली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 या 3 स्कीम से आप निवेश करें, और अगर आपका ठीक ठाक फंड साइज है तो आप 5 या 6 फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा है तब जाके आपको 8-9 स्कीम्स की जरूरत पड़ेगी। बट मेरे ख्याल से मैनेजेबल जो होता है वो 5 या 6 फंड्स आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। और उसके ऊपर नजर रखना भी जरूरी हो जाता है। समय समय पर आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर पाएंगे, और अच्छे से रिव्यू कर पाएंगे अगर आपके पास कम फंड्स हैं तो। और विश्वजीत जी, मैं आपसे समझूंगी कि अगर इस वक्त कोई पैसे लगाना चाह रहा है तो वो कौन से फंड्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगे, रीजन क्या है उसके पीछे, पसंदीदा फंड्स आपके क्या हैं। लेकिन उसके पहले कुछ ईमेल्स हमारे पास आए हैं व्यूअर्स के, और तमाम व्यूअर्स फोन लाइन के जरिए भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके कुछ सवालों को भी पहले हम ले लेते हैं। जो लोग अभी हमें देख रहे हैं उन्हें मैं बताऊं, आप चाहें तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम लाइव हैं फेसबुक और ट्विटर पर। कोई भी अगर आपका सवाल है आप प्लीज वहां पर पूछिए। और विश्वजीत जी तो देखिए हमारे साथ हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। पहला मेल जो हमें आया है विश्वजीत जी, वो बरेली से ज्योति ने हमें मेल लिखा है। एज देखिए इनकी कमी है, 32 साल है, निवेश की शुरुआत कर रही है, अच्छी बात है। 8,000 रुपए हर महीने निवेश का इनके लक्ष्य है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहती हैं, और 10 से 12 साल तक फिलहाल इनके निवेश का लक्ष्य है। कुछ इनके पास फंड्स अभी हैं, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी इनके पास है। इसके अलावा मिराय एसेट ब्लू चिप है, और एसबीआई मैग्नम में भी इनका फिलहाल इन्वेस्टमेंट है, और एचडीएफसी स्मॉल कैप, ये 4 फंड्स फिलहाल इनके पास है। जानना ये चाहती हैं कि क्या इन्हें फंड्स बदलने की जरूरत है, और अभी जो फंड्स इनके पास हैं वो सही हैं या फिर नहीं। बिल्कुल ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, निवेश शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेटर स्टेज पे जाके शुरू करते हैं। तो आपने सही स्टेज पे आपने निवेश करना शुरू कर दिया है। तो मेरी उम्मीद है, क्योंकि जैसा कि शालिनी जी ने भी बताया था अभी, कि जितनी जल्दी हम शुरुआत करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हमें एडवांटेज होने लग जाता है। म्यूचुअल फंड्स में भी हमें यही एडवांटेज मिलता है जब हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं। एसआईपी में कुछ नहीं होता कि अगर आप लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करते रहते हैं तो नेचुरली जो रिटर्न्स आते हैं उस पर भी आपको रिटर्न्स आने लग जाते हैं, तो एक अच्छा खासा आपका फंड बन जाता है, साइज बन जाता है। तो मेरे हिसाब से जो स्कीम्स आपने चुनी है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, इसमें काफ़ी अच्छा आपने एक मल्टी कैप फंड भी ले रखा है। तो आप इन पोर्टफोलियो पे बने रह सकते हैं, और ये सारी अच्छी टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं। मैंने इनकी कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी देखी हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप 8,000 रुपये प्रति माह निवेश करते हैं
तो 12 वर्ष में 12% की हम एक एजम्पशन रिटर्न्स लेके चलते हैं, क्योंकि लंबा पीरियड है, तो करीब 25 लाख रुपए आपका फंड साइज बन जाएगा। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 साल में इन स्कीम्स में निवेश करके। तो मेरे ख्याल में आप बने रहिए और हर 6 महीने आप इसको रिव्यू भी करते रहिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है इन स्कीम्स की, और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है और निवेश भी इसमें बढ़ा सकते हैं, ताकि आप अपने गोल के प्रति जल्दी पहुंच सकें। चलिए, तो ज्योति सलाह आपको मिल गई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़े आप अपने निवेश की रकम को भी और ज्यादा बढ़ाती चलें। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, फोन किया है हमें राजकमल सिंह जी ने। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग मैडम। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, एक्चुअली मैडम क्या है, मैं म्यूचुअल फंड में बिल्कुल न्यू हूँ, और अभी मैंने कुछ, लेकिन आपका प्रोग्राम मैं करीब 6 मंथ से देख रहा हूँ, तो उसको देखकर मैंने कुछ पोर्टफोलियो, कुछ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हुए हैं। तो उसके बेस पे मैंने 2 पोर्टफोलियो बनाए हैं। मेरा कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में से किसको मैं सेलेक्ट करूं, और या और कोई फेरबदल करने की जरूरत है। और कितने साल तक आप अभी फिलहाल निवेश जारी रख सकते हैं? 12 से 15 साल। ठीक है। राजकमल जी का सवाल आपके पास भी है विश्वजीत जी, क्योंकि मेल इन्होंने हमें किया था। उम्र में आपकी जानना चाहूंगी राजकमल जी, क्या एज है आपकी? 45 इयर्स मैडम। ठीक है, 45 इयर्स इनकी एज है। और देखिए विश्वजीत जी, जैसा हम पहले बात कर ही रहे थे कि कुछ लोग थोड़ा देर से भी निवेश की शुरुआत करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी उनमें से एक है। 10 से 12 साल तक अभी निवेश करना चाहते हैं और पोर्टफोलियो के बारे में समझना चाहते हैं। बिल्कुल। सो एवरी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो लेट नहीं है, अभी अभी है समय। आप अच्छा खासा एक रिटायरमेंट प्लानिंग फंड क्रिएट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो मैंने आपके दोनों पोर्टफोलियोज देखे, तो काफ़ी स्कीम्स तो मिलती जुलती हैं, बट अगर कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में जो आपने पोर्टफोलियो नंबर 2 है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और उसमें काफ़ी स्कीम्स जो आपने सेलेक्ट करी हैं, जैसा कि मैंने अपना सिलेक्शन ऑफ फंड में भी कहा था कि लार्ज एएमसीज हैं, तो वो लार्ज एएमसीज की तरफ स्क्यूड हैं और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो नंबर 2 काफ़ी बैलेंस्ड लग रहा है और डाइवर्सिफाइड भी लग रहा है। अगर थोड़ा सा फेरबदल करना भी है तो मेरे हिसाब से एक आधा ईएलएसएस ऑप्शन आप और कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड आप कंसिडर कीजिए, चेक कीजिए इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो मेरे हिसाब से ये सूट करेगा। और दूसरा, स्मॉल कैप में भी आप एचडीएफसी स्मॉल कैप को भी आप एक बार रिविजिट करें, तो ये एक अच्छा स्मॉल कैप फंड है। अगर जो आपने सिलेक्शन किया है उसके अलावा इसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी स्कीम्स काफ़ी अच्छी हैं, वो आपने जो कंसिडर कर रखा है वो ठीक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप वगैरह ये सब लार्ज परफॉर्मिंग फंड्स हैं और बहुत समय से कंसिस्टेंट रिटर्न देते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप उसमें बने रह सकते हैं। चलिए, तो सवाल का जवाब भी आपको मिल ही गया है और हमारी तरफ से भी आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपने भले देर से निवेश शुरू किया है, लेकिन आप सही रास्ते पर आगे बढ़ें और आपको फायदा हो, हम यही चाहते हैं। और अगर विश्वजीत जी आगे मैं बात करूं, क्योंकि नए निवेशकों की आज हम बात कर रहे हैं, नए साल की भी शुरुआत हो ही रही है, तो लोगों को और ज्यादा 2019 में फायदा हो सके, यही देखिए हमारी हमेशा यही चाहत रहती है। लक्ष्य किस तरह से बनाए, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि क्या शॉर्ट टर्म लक्ष्य है, क्या लॉन्ग टर्म है, ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं। और उसके हिसाब से कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ये भी लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि अगर आपको 20 साल के लिए निवेश करना है तो आप इक्विटी फंड में कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर 17 साल निवेश का आपके पूरा हो गया और अब 3 ही साल बचे हैं, तो दरअसल ये शॉर्ट टर्म हो गया और अब आपको पैसा अपना डेट की ओर बढ़ाना है। तो किस तरह से अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें और निवेश को आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, आपने जैसे ब्रॉडली बताया, तो मैंने शुरू में भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ज़्यादातर लोग अपना गोल्स क्लियरली टेंजिबल नहीं करते हैं, उसको लिखते नहीं हैं कि मुझे रिटायरमेंट के समय कितना पैसा चाहिए होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है कि हम इसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं। हम कुछ भी जाए, हम घूमने जाते हैं तो पूरी आइटनरी प्लान करते हैं, कौन से होटल में रुकेंगे, कहाँ से कौन सी फ्लाइट लेंगे, कैसे पैसे बचाएं। लेकिन जब अपनी फाइनेंशियल लाइफ की बारी आती है तो हम उसको पता नहीं डिले कर देते हैं, तो उतना सीरियसली नहीं लेते हैं और कल पे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होता है कि आप जितने भी गोल्स हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी होंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स भी होंगे, तो आप उनके आगे एक अमाउंट लगाएं कि भाई मेरे रिटायरमेंट में मुझे सपोज 5 करोड़ रुपया चाहिए। तो अब आप ये सोचें कि अगर ये जो अमाउंट मैंने लगाई है, क्या ये
मेरा गोल अचीव करने में हेल्पफुल होगी या नहीं होगी। क्योंकि कई बार हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं, जो महंगाई है। अगर हम 5 या 6% तक की इन्फ्लेशन भी लेके चलें तो आपको ये सोचना है कि उस समय क्या वो 5 करोड़ मेरे लिए ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जो आपको कंसिडर करना है कि आज के 5 करोड़ और या 20 साल के बाद वो 5 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी। हो सकता है उससे आपका प्रेजेंट लाइफस्टाइल है शायद आप उसको मेंटेन ना कर पाए। अब जब अगर आपने इन्फ्लेशन ऐड करके आपने एक अमाउंट फाइनलाइज कर लिया जिसमें आप किसी फाइनेंशियल प्लानर का या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद भी ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑनलाइन में भी कैलकुलेटर्स हैं जिसकी मदद आप ले सकते हैं। तो अगर आपने एक अमाउंट फाइनल कर लिया तो अब आपको करना है कि मुझे इसमें स्टार्ट कैसे करें। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, फिर एक कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है कि कौन सी स्कीम में निवेश करें। तो मेरे हिसाब से आपके जो गोल्स हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो आपको सबसे पहले अपना देखना है कि अगर मैं इकलौता ब्रेड अर्नर हूँ फैमिली में, तो क्या मैंने पहले इंश्योरेंस भी ले रखा है अपना, कहीं मुझे कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा, या परिवार में कोई और ब्रेड अर्नर है तो वाइफ की भी इंश्योरेंस होनी चाहिए। दूसरे समय पे आपकी सारा फाइनेंशियल प्लान हिल सकता है अगर आपने ठीक से मेडिक्लेम नहीं लिया हुआ। अगर आप कहीं बीच में कोई बीमारी आपको घेर लेती है तो आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उड़ सकती है। आप खुद ही समझदार हैं, हॉस्पिटल्स में जाके देखिए किस तरीके से इलाज कितना महंगा हो गया है। तो आपको एक राइट मेडिक्लेम भी लेना चाहिए। तीसरे नंबर पे आती है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपने अपना गोल डिफाइन कर लिया, फिर आपने इन्फ्लेशन से मैच कर लिया कि 10 साल बाद अगर गोल है तो इन्फ्लेशन ऐड करके वो कितनी अमाउंट चाहिए होगी। अब रोल आता है कि मुझे अब ये गोल्स कैसे अचीव करने हैं। तो एक समय आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है तो मैं इतने सारे गोल्स अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो आप छोड़ देंगे उसको। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो जितने गोल्स आपके अचीव हो सकते हैं आप उसके लिए शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आपकी लाइफ में अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इंक्रीज कर सकते हैं समय पर। तो जरूरी नहीं है कि एक दिन बैठ आज से आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो आप निवेश करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वो जरूरी है। फिर आप रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए कि अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए था 10 साल बाद तो आज मुझे कितना निवेश करना पड़ेगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में या किसी और स्कीम में। इतना रिटर्न अगर आता है, 10% रिटर्न आता है, 12% रिटर्न आता है, तो क्या मैं अपने गोल के अचीव कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे और ऐड करना है। जैसे जैसे मेरे को पैसा बचेगा मुझे अपने बजट्स थोड़े मैनेज करने पड़ेंगे, कुछ खर्चे कम करने पड़ेंगे और थोड़ा पैसा मतलब फिजूल खर्चे आप कम कीजिए और निवेश को आप लगातार आगे बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में वो ही आपका साथ देगा। और रिटायरमेंट तक के लिए आपने जो गोल अपना बीच में तमाम सेट किया हुआ है उसकी प्राप्ति के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। जस्ट मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कई बार हम लोग जो घर का बजट होता है पहले हम खर्च करते हैं, जो बच जाता है वो निवेश करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा रिवर्स कर दें कि जो मेरे गोल्स है पहले मैंने निवेश कर दिया, अब जो बच गया उस पे मुझे खर्चा करना है, तो आपकी चीजें काफी स्मूथ चलेंगी। बिल्कुल, ये सबसे अहम चीज आपने बताई कि ज्यादातर हम यही करते हैं कि जो पैसा बच जाता है वो हम निवेश करते हैं, लेकिन वो रकम दरअसल कम पड़ जाती है। अगर हम पहले ही सोच लें कि निवेश हमें इतना करना है और बची हुई जो रकम है उसमें अपना खर्च चलाना है, तो शायद गोल भी अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करके रख लीजिए। और एक बात मुझे और बताएं विश्वजीत जी, जैसे हमने लक्ष्यों की बात कर ली, फंड्स का कैसे सिलेक्शन है ये हमने देख लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब इमरजेंसी में कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है कि निवेश हमें रोकना पड़ जाता है क्योंकि हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं होते, अचानक से कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई और निवेश रोक करके हम उस रकम को वहां पे डाल देते हैं। अभी मैं देख रही हूँ हमारे पास ट्विटर पे भी एक सवाल आया है, आदर्श अग्रवाल ने पूछा है कि लिक्विड फंड में ये निवेश करना चाहते हैं इमरजेंसी के लिए, अपने इमरजेंसी फंड को ये लिक्विड फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो इसी इमरजेंसी फंड से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि ये कितना जरूरी है, और सिर्फ इमरजेंसी फंड ही नहीं, इसके अलावा भी वो कौन कौन सी बारीकियां हैं जब हम निवेश करते हैं तो हम उनके बारे में गौर करें और उसके हिसाब से ही अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। लिक्विड फंड ये जानना चाहते हैं तो आपके पसंदीदा फंड्स की बात तो मैं अभी आगे करूंगी, तो फिलहाल इमरजेंसी फंड के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए इमरजेंसी फंड्स, जैसे मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग बताया था कि इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर गोल्स होना चाहिए, उसके बीच में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आपको इमरजेंसी फंड्स रखने चाहिए। तो नॉर्मली एक प्रिंसिपल होता है, जितना आपका खर्च है महीने का, लेट से 40,000 रुपये खर्च है, तो आप करीब उसका 3 गुना या 6 गुना
आप लिक्विड फंड में रखिए या सेविंग बैंक अकाउंट में रखिए। लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड्स की वो विकल्प है जिसमें थोड़ा सा रिटर्न्स सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है, और आप कभी भी उसको 1 या 2 दिन में आप उसको निकाल सकते हैं, तो आपको ज़्यादा कोई लोड नहीं पड़ता। ये शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए स्कीम्स बनाई जाती है, जैसा कि उसका नाम है लिक्विड फंड। तो मेरे हिसाब से 3 या 6 महीने का फंड आपको हमेशा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, ताकि आप जब चाहे, अगर आपने किसी और स्कीम में लगाया हुआ है, सपोज उसका एग्जिट लोड ही 2% है, तो आपको वो नुकसान हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस में। लेकिन अगर आपने लिक्विड फंड में रखा हुआ है, टैक्स फ्रेंडली भी हो सकता है और आपको एक अच्छे सेविंग बैंक अकाउंट से अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प है जिसको आपको हमेशा प्लान करके रखना चाहिए। ठीक है, आप जरा ये भी बता दें कि आपके पसंदीदा फंड्स हैं कौन से, जो अभी फिलहाल आप व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, पसंदीदा फंड कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, गोल्स के हिसाब से होता है। बट कुछ अच्छी स्कीम्स डिफरेंट कैटेगरीज में जो चल रही है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो मेरे हिसाब से रिलायंस लार्ज कैप फंड एक अच्छी स्कीम है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, अगर आप लार्ज कैप फंड कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप भी उसी कैटेगरी का फंड है जो कि लार्ज कैप फंड है, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप कुछ सिलेक्ट स्कीम्स फोकस करना चाहते हैं तो सुंदरम सिलेक्ट फोकस एक अच्छा फंड है। मेराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड जो अभी कई पोर्टफोलियो में देखा भी गया, तो उसमें भी निवेश कर सकते हैं। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, जैसा कि नाम है मल्टी कैप, ये फंड मैनेजर को एक डिस्क्रिशन देता है कि वो किसी भी, जब उस फंड मैनेजर को लगे कि कौन सी किस सेक्टर में जाना है, तो वो सारा पोर्टफोलियो इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो हर समय की मार्केट का एडवांटेज ले सके। और लास्ट में एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। ये 5-6 स्कीम्स जो मैंने बताई हैं, इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, अच्छी रिटर्न्स रही हैं, और जो उनका जो रिस्क प्रोफाइल देखा गया है कि अगर गिरती हुई मार्केट है और चढ़ती हुई मार्केट है, दोनों में इनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिल्कुल, तो नए निवेशकों के लिए जैसे पूरा शो ही आज हमने बनाया है, तो वो तो इन तमाम फंड्स में निवेश कर ही सकते हैं, लेकिन विश्वजीत जी के ये जो पसंदीदा फंड्स है, इनमें जो अभी इन्वेस्टमेंट करने वाले भी लोग हैं, पुराने निवेशक हैं, वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो पर, अपने फंड्स के ऊपर नजर हमेशा बना करके रखिए। बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, और तमाम जो व्यूवर्स हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।